हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक सड़क है, नाम है बुंदला कांडी रोड। इस रोड पर एक मकान है जिसके बाहर एक मूर्ति लगी हुई है। खूबसूरत हरियाली से घिरे हुए उस मकान को अक्सर बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं, क्योंकि इस घर की एक कहानी है। इस घर की जो ऊपरी मंजिल है वहां पर एक कमरा है जहां बहुत सारी तस्वीरें हैं, एक आर्मी यूनिफॉर्म है और साथ ही साथ एक कांच की अलमारी के अंदर रखा हुआ है एक चेक, एक ब्लैंक चेक जो सरहद पर जाने से पहले एक बेटे ने अपनी मां को दिया था और कहा था कि मां मैं जा रहा हूं, मैंने इस चेक पे साइन कर दिया है, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े कैश निकालने की तो आप इससे निकाल लेना और मैं जल्द आऊंगा। उस चेक को मां ने आज भी संभाल कर रखा है, क्योंकि अब वही चेक बेटे की आखिरी निशानी है। इस चेक पर दस्तखत की जगह लिखा है सौरभ कालिया। दोस्तों, आज की स्टोरी बॉक्स की कहानी का हीरो कोई फिक्शनल हीरो नहीं है, एक असली हीरो है। वो हीरो जिसने वतन के लिए ऐसी जाबाजी दिखाई कि आने वाली बेशुमार नस्लें जब जब उन लोगों को याद करेंगी जिनकी कुर्बानियों से हिंदुस्तान वो कर पाया या वो बन पाया जो वो है, तो उन्हें सौरभ कालिया की याद जरूर आएगी। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया। चलिए सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1999, तारीख 3 मई। एक साहब थे, उनका नाम था ताशी नामग्याल। खुबानी उगाने का काम था उनका, कारगिल में रहते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने एक याक खरीदा था, जो उन्हें लगा था कि याक खरीदने से उनका जो कारोबार है वो बढ़ेगा खेती में। 3 तारीख की सुबह उनका वो जो याक था पालतू वो कहीं खो गया। अब जो ताशी साहब थे वो अपना याक ढूंढने की कोशिश करने लगे और जब नहीं मिला तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि वो कारगिल की पहाड़ियों पर आ गया हो, शायद इधर भटक के आ गया हो। तो वो साहब गले में दूरबीन लटकाए अपने याक को आवाज़ लगाते हुए वहाँ घूम रहे थे। पहाड़ियों पर आमतौर पर सन्नाटा ही रहता है और पहाड़ी पर अगर आप देखेंगे तो उसके उस तरफ पाकिस्तान का इलाका है। तो ताशी साहब अभी अपने याक को ढूंढ ही रहे थे कि अचानक उन्हें वहाँ पर दूसरी तरफ कुछ दूर पर एक हलचल दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कुछ लोग पत्थर हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। ताशी ने दूरबीन आंखों में सटाई। उसने देखा कि वहां पे करीब 7-8 लोग थे, कुछ के पास हथियार भी थे। ताशी ने जमीन पर देखा तो इस तरफ से जाते हुए जूतों के निशान नहीं थे, यानी ये लोग जो थे वो उस तरफ से आए थे, पाकिस्तान की तरफ से। ताशी तेज कदमों से फौरन अपने गांव की तरफ रवाना हुए, जहां पंजाब रेजिमेंट का स्टेशन था, और वहां पहुंचकर उन्होंने गार्ड कमांडर को पूरी अपनी आंखों देखी बात बताई। ताशी नामग्याल की खबर को भारतीय सेना ने पूरी संजीदगी से लिया। यूनिट्स पेट्रोलिंग के लिए भेजी गई। 10 दिन तक छानबीन हुई और फिर आई 13 मई, जब हेडक्वार्टर्स में यह फैसला हुआ कि अगले दिन यानी कि 14 मई को एक गश्त दल बजरंग पोस्ट पर भेजा जाएगा। इस दल की अगुवाई के लिए एक टीम भी तैयार हो गई थी। तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन उसी वक्त अधिकारियों को पता चला कि 4 जाट रेजिमेंट में एक लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया नाम के शख्स हैं, वो गश्त दल पर जाना चाहते हैं। उनकी ज्वाइनिंग कुछ 4 महीने पहले ही हुई थी। पालमपुर से आए हैं वो। तो अधिकारियों ने उनसे बातचीत की और वो इस मिशन के नेतृत्व के लिए अपॉइंट हो गए। तो साहब अगली सुबह गश्त दल जो था उसको निकलना था, लेकिन जंग से ठीक पहले की जो एक रात होती है वो बहुत खास होती है, क्योंकि उस रात सिपाही को सब कुछ याद आता है, अपने घर, अपने लोग। देखिए वो भी एक रिस्की एरिया होता है जब आप गश्त पर निकलते हैं। तो आज सौरभ कालिया को याद आ रहा था अपना घर। असल में उनके छोटे भाई का बर्थडे भी था, वैभव नाम है उनका बर्थडे होने वाला था। एक इंटरव्यू में वैभव ने यह बात बताई है कि उसी रात उनके भाई सौरभ कालिया का फोन आया उनके पास।
बेल बजी, वैभव ने उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो वैभव। वैभव हफ्तों के बाद अपने भाई की आवाज सुनकर बहुत खुश हुए। जाहिर है दोनों में खूब बातें हुई, शरारत भरी बातें भी हुई, छेड़खानी भी हुई। हालांकि वैभव जानते थे कि सौरभ उनके सालगिरह पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सालगिरह तो बस आने ही वाली थी। अच्छा ठीक है, अपने बर्थडे पे तो आओगे ना भाई? 29 जून भी आने ही वाली है, आओगे ना? वैभव ने सौरभ से यह पूछा था कि कम से कम वो अपनी सालगिरह पर आएगा या नहीं आएगा। उन्होंने कहा था कि वो जरूर आएंगे। इंसान को बहुत कुछ याद आता है जब वो किसी मिशन पर निकलता है। खैर, अगली सुबह कारगिल की पहाड़ियों के पीछे से 14 मई का सूरज झांक रहा था। ये वो तारीख थी जब भारतीय सेना की एक जांबाज टीम जान का खतरा उठाकर कारगिल की पहाड़ियों में छुपे दुश्मनों की जानकारी लेने के लिए निकल पड़ी थी। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के साथ 5 और जवान थे। उनके साथ पीठ पर टांगने वाला पाउच था, एम्यूनिशन था, कुछ ग्रेनेड थे और एक लाइट वेपन था, कुछ बुलेट्स भी थी। इसके अलावा एक जवान थे जिनका नाम था नरेश सिंह। उनके पास एक रेडियो सेट भी था। फिलहाल इतना ही सामान था उनके पास, और इतना ही होता है जब आप एक गश्त करने के लिए निकलते हैं। तो बहरहाल वो लोग चौकन्ना होकर बढ़ते जा रहे थे, सतर्क, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, उस खतरे का एहसास जो है वो हम और आप घरों में बैठकर कतई नहीं कर सकते कि कैसा लगता है जब आप एक ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं जहां आप जानते हैं कि इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि कहीं दूर छुपकर बैठे दुश्मन की बंदूक की नली आपकी तरफ तनी हुई है। गोली कभी भी आ सकती है। वो एहसास वही कर सकता है जिसने उन हालात को जिया हो। उधर कारगिल से 655 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में लेफ्टिनेंट की मां विजया कालिया का दिल किसी अजनबी डर से बैठा जा रहा था। बेटे की तस्वीर को देखते हुए उन्हें याद आ रहा था कि जब पिछली बार सौरभ ड्यूटी पे जा रहे थे तो वो सौरभ के जो पापा थे वो दोनों ने छोड़ने के लिए पालमपुर रेलवे स्टेशन पर आए थे और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेन चलने के लिए तैयार थी। सौरभ ट्रेन के दरवाजे पर खड़े थे, माँ और पापा दरवाजे के सामने थे। अपनों को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है। ये सौरभ की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अपनों को जाते हुए देखना और ज्यादा मुश्किल होता है। और ये नजर आ रहा था उन आंखों में जिनके सामने उनका बेटा थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो जाना था, अगली नामालूम छुट्टी तक। वो उस जी भर के देखना चाहते थे। एक मां जब अपने बच्चे को बेतरह याद करती है, जब उससे अलग हो रही होती है, तो जिन खास लम्हों को वो याद करती है उनमें उसकी पैदाइश का वक्त भी शामिल होता है। 29 जून 1976 की तारीख थी जब सौरभ कालिया ने दुनिया में पहली सांस ली थी। हालांकि उनकी पैदाइश अमृतसर में हुई थी, क्योंकि उन दिनों पालमपुर में कोई अच्छा अस्पताल नहीं होता था। वो वक्त जो डिलीवरी के वक्त नर्स ने मुस्कुराकर कहा था कि आपका बच्चा बहुत नॉटी है, और इसके बाद से विजया कालिया जी ने अपने बेटे का नाम उसे प्यार से नॉटी बुलाना शुरू कर दिया था। अब वही नॉटी 6 फीट 2 इंच का हो गया था और उसके कंधे पर अशोक की लाट चमकती थी। विजया कालिया को वो लम्हा बारीकी के साथ याद था कि दरवाजे पर खड़े हुए सौरभ कालिया ने बहती हुई आंखों से एक पल उन्हें गौर से देखा था और फिर ट्रेन के दरवाजे पर लगे लंबे हैंडल को थामकर मां के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा था, ऐसा काम करके लौटूंगा कि पूरी दुनिया में नाम होगा। गर्व से आंखें छलक आई थी मां की। फक्र से सीना चौड़ा हो गया था पीछे खड़े पिता का। लेकिन उस 14 मई की सुबह से ही पालमपुर में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी मां, जैसे मां को अंदाजा हो जाता है कि बेटा किसी मुश्किल में है। कारगिल में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपने साथी जवानों के साथ दुश्मन की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। बजरंग पोस्ट पर पहुंचने के बाद वो और उनके साथी ज्यादा चौकन्ना हो गए, क्योंकि वहां उन्हें किसी के होने का अंदाजा हो रहा था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया है
कि अभी सौरभ कालिया और उनकी टीम एक जगह पर ठहरे ही थे कि कुछ दूर पर एक हलचल महसूस हुई उन्हें। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दूसरी तरफ से गोली चलने की जोरदार आवाज हुई और एक गोली उनके ठीक पीछे वाली चट्टान से जाके टकरा गई। 6 के 6 भारतीय जवानों ने अपनी फौरन पोजीशन ले ली और इसके बाद बेहिसाब गोलियां बरसने लगी। यानी ताशी नामग्याल, वो शख्स जो अपना याक ढूंढने के लिए उसकी तलाश में घूम रहा था, जिसे कुछ हलचल दिखाई दी थी, जिसने सेना को जानकारी दी थी, वो जानकारी बिल्कुल सही थी। पाकिस्तानी घुसपैठियों की गोलियां कारगिल की दूर तक फैली फिजाओं में गूंजने लगी। थोड़ी ही देर में वो ताजा हवा के झोंकों से महकती हुई वादी बारूद के भपकों से भर गई। हेलो हेलो, रेडियो सेट लिए हुए जवान नरेश सिंह चट्टान की आड़ लेकर बार बार बेस कैंप से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानकारी हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि रेडियो सेट काम नहीं कर रहा था। 6 जवानों के पास जितना भी गोला बारूद था वो थोड़ी देर में खत्म हो गया, पर दुश्मन के पास तो पूरी तैयारी थी। दुश्मन गोलियां दागते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर शाम ढलने के बाद भी गश्त दल जब बेस कैंप नहीं पहुंचा तो ऑफिसर्स को फिक्र हुई और कुछ और यूनिट्स को भेजा गया तलाश में। लेकिन जब वो बजरंग दल पोस्ट पर पहुंची, वो जो दूसरी वाली गाड़ियां थी जो बाद में पहुंची थी, जब वो यूनिट्स वहां पहुंची तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला। मिले तो सिर्फ खून के धब्बे। सौरभ कालिया और उनके साथी कहां हैं ये कोई नहीं जानता था और शायद किसी को पता भी नहीं चलता अगर अगले दिन पाकिस्तान रेडियो पर एक खबर ना आती। खबर कुछ ऐसी थी कि ये पाकिस्तान का रेडियो स्कर्दू है। आपको बता दें कि ये खबर मिली है कि हमारे जांबाज रेंजर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तानी सरहद लांघ कर आए 6 भारतीय जवानों को हिरासत में लिया है। ये झूठ था, लेकिन इससे एक बात तो तय हो गई थी कि सौरभ कालिया और उनके साथी पाकिस्तान के कब्जे में हैं। अब जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से जंग में बंदी बनाए गए जवानों के साथ बेअद भी नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान ने हमेशा इसका ख्याल भी रखा है, लेकिन पाकिस्तान ने सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ जो क्रूरता की, उसकी डिटेलिंग आने वाली बेशुमार नस्लों तक जब जब वो पढ़ी जाएगी, याद आएगा कि एक मुल्क था पाकिस्तान जिसने इंसानियत के मयार से गिरकर हिरासत में लिए गए जवानों के साथ हैवानियत की थी। वो इबारत लिखी थी जुल्म की जिस पर सिर्फ लानत भेजी जा सकती है। सिगरेट के बट से सौरभ कालिया के जिस्म को दागा गया था। उनके हाथ और पैर के 20 नाखून खींच लिए गए थे, आंखें दाग दी गई थी और कान के पर्दे फाड़ दिए गए थे। क्या चाहते थे? यही कि वो जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो दे दें, लेकिन उन्हें नहीं मिली। दुश्मन नाकाम रहा, वो हार गया। इधर पालमपुर में सौरभ के भाई वैभव की भी फिक्र बढ़ती जा रही थी क्योंकि कई दिनों से बात नहीं हुई थी और आर्मी हेडक्वार्टर से बस इतना कहा जा रहा था कि फिलहाल जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। वैभव जो अब हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उस वक्त वो बहुत बुरी तरह घबरा गए थे। हालांकि सेना ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए 26 मई 1999 को एक ऑपरेशन शुरू हुआ और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। उस सुबह कारगिल की पहाड़ियां गूंज उठी टैंकों तोपों की गर्जनाओं से और पाकिस्तान को एहसास हो गया था कि इतिहास में हारी हुई जंगों की हताशा कुछ सिपाहियों पर उतारने से कुछ हासिल नहीं होगा। कारगिल का युद्ध शुरू हो गया और जब देश की नजरें कारगिल में चल रही सैन्य कार्रवाई पर थी, उस वक्त पालमपुर के उस मकान में जिसका जिक्र मैंने पहले किया, वहां खामोशी छाई हुई थी। टीवी पर आती ब्रेकिंग न्यूज की हड़बड़ाई हुई पट्टियों में कारगिल में चल रही जंग की लगातार खबरें थीं।
उन पट्टियों में एक भाई अपने भाई का नाम ढूंढ रहा था। एक माँ बाप अपने बेटे का नाम ढूंढ रहे थे। सब गीली धुंधलाई आंखों से टीवी देखते और मन ही मन घर के लाडले को याद करते। खामोश बैठे वैभव को याद आ रही थी 31 दिसंबर 1998 की वो शाम, जब आर्मी में सौरभ का सिलेक्शन हुआ था। हालांकि उस दौरान उन्हें कश्मीर जाने से पहले बरेली में जाट रेजिमेंट सेंटर जाना था। वैभव को याद आ रहा था कि जाने से पहले रेलवे स्टेशन पे रास्ते में सौरभ ने उनसे एक बात कही थी, और 3 बार ये बात कही थी। उन्हें इसलिए वो बात याद थी। वो कहते हैं कि भाई ने कहा, सुनो, वो मम्मी का ख्याल रखना, ख्याल रखना मम्मी का, ठीक है? मम्मी का ख्याल रखना। एक ही बात 3 बार कही थी उन्होंने। ऐसे छोटे छोटे लम्हे, छोटी छोटी डिटेल्स कितनी खास हो जाती हैं जब कोई आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, जब नामालूम खलाओं से उसकी कोई खबर नहीं मिलती। लेकिन कारगिल की जंग के दौरान एक रोज पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की खबर आ गई। वो तारीख थी 7 जून 1999। पाकिस्तानी सेना ने झूठ चढ़ाते हुए अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उन्हें पाकिस्तानी सीमा में 6 भारतीय जवानों के शव मिले हैं, जबकि हिरासत से पहले रेडियो स्कर्दू पर वो बात प्रसारित हो चुकी थी, सबने सुना था। इसके बाद 9 जून को पाकिस्तान ने भारतीय सेना के 6 शहीद जवानों के शव भारत को सौंप दिए। उनके नाम थे भीखाराम चौधरी, बनवारी लाल बागारिया, मूला राम, नरेश सिंह, अर्जुन राम और लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। सौंपी गई बॉडीज आधी अधूरी थी। उनकी हालत ऐसी थी कि वैभव ने सिर्फ आईब्रो से अपने भाई को पहचाना था, और उन्होंने सेना से यह भी दरखास्त रखी थी कि शहीद की बॉडी उनके मम्मी पापा को ना दिखाई जाए, ताकि उनकी यादों में हमेशा वही बेटा रहे जिसे उन्होंने आखिरी बार ट्रेन से मुस्कुराते हुए विदा किया था। सौरभ कालिया आज भले दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके शौर्य, उनकी हिम्मत, उनके जज्बे की कहानी आने वाली नस्लों के बीच हमेशा जिंदा रहेंगी। ऐसे ही तो होते हैं असली सुपर हीरोज। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी शहीद सौरभ कालिया की, कैप्टन सौरभ कालिया की, क्योंकि उनकी शहादत के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट से जो मरणोपरांत उनका पद बढ़ाया गया और वो कैप्टन सौरभ कालिया हुए। आपको ये कहानी, ये सच्ची कहानी कैसे लगी हमें बताइएगा ज़रूर। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। अगर आप Spotify पर हमें सुन रहे हैं या Apple Podcast पर सुन रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाएं, और साथ ही साथ जो भी रेटिंग्स आप देना चाहते हैं इस कंटेंट को वो दें, ताकि कहानी और लोगों तक जाए। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है सूरज सिंह ने। अगले हफ्ते लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।